दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, एवी सफलता पर पीईटी का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज आपके इकोनॉमिक्स की पहली क्लास होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991। तो इस बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी वो कृषि कहलाती थी। तो कृषि क्यों कहलाती थी? क्योंकि ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र था, इसलिए इसको बैकबोन बोलते थे। और अब बात करते हैं, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति में थी और इसके बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसका उद्देश्य था आर्थिक गति में वृद्धि करना, रोजगार वृद्धि करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, कृषि कार्य और औद्योगिक गतिविधियों में तेज़ी लाना, ये इसके मेन उद्देश्य थे। अब हम आगे देखते हैं 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा। तो अभी मैंने आपको बताया कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, क्योंकि ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र था। और आज़ादी से पूर्व कृषि क्षेत्र में शोषण, जमींदारी प्रथा, मध्यस्थों का वर्चस्व था। मतलब इस समय ये सारी चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो ऐसे में भूमि सुधार करने के लिए जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में एक कुमारप्पन समिति का गठन किया गया और इस समिति ने सिफारिश की थी कृषि में व्यापक सुधार हेतु। तो कृषि में व्यापक सुधार हेतु सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी वो कुमारप्पन समिति की थी। वहीं अब देखते हैं जो जमींदारी प्रथा था, इसका उन्मूलन किया गया। जमींदारी प्रथा क्या था? तो मुग़ल काल और ब्रिटिश काल से भारत में प्रचलित थी ये व्यवस्था। भूमि पर स्वामित्व किसान का ना होकर जमींदार का होता था। मतलब ये भूमि किसान की होगी, लेकिन उस पर हक किसका रहेगा? जमींदार का। तो इस व्यवस्था को वर्ष 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू करके भारत सरकार द्वारा ये पूर्ण रूप से जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। लेकिन यूपी में अगर आपसे पूछा जाए जमींदारी उन्मूलन, तो ये 1 जुलाई 1951 से लागू हुआ। आगे देखते हैं। जैसे मध्यस्थों का अंत। तो मध्यस्थ क्या होते थे? जमींदारी उन्मूलन से मध्यस्थों का अंत हुआ, किसान सीधे सरकार के संपर्क में आया। मतलब मध्यस्थ जब होते थे, जैसे इन जमींदार को ही बोलते थे मध्यस्थ, तो ऐसे में किसान था ये सीधे सरकार से नहीं जुड़ा हुआ था। ये जाकर के अपना जो भी काम था वो जमींदार को बोलता था, तब जाके जमींदार से ये बात सरकार तक पहुंचाता था या ना भी पहुंचाता था। ऐसे में किसान को बहुत नुकसान होता था। इसलिए जब ये जमींदारी उन्मूलन किया गया तो मध्यस्थों का अंत हुआ और किसान है वो सीधे सरकार के संपर्क में आए। वहीं बात करते हैं काश्तकारी सुधार। ये काश्तकार क्या होते थे? तो ये होते थे जैसे ज़मीन किसी और की थी, लेकिन उस पर खेती कोई और करता है। जैसे अभी आज के समय में आप देख रहे होंगे, आपके आसपास में बटाईदार बोलते हैं जिनको। तो ये थे काश्तकार, तो किसी अन्य की भूमि पर खेती करने वाला। तो जब ये सुधार किया गया तो ऐसे में जब मान लो अगर इनके पास तो ज़मीन होती नहीं है, काश्तकार के पास, अगर इनसे कोई ज़मीन ले लेगा, अपनी इनको खेती ना करने दे, फिर ये क्या करेंगे? तो ऐसे में इनकी बेदखली ना हो, ये सुधार किया गया। भूस्वामी को भूमि तब ही दी जाएगी जब वह स्वयं इस पर खेती करना चाहे। ऐसी स्थिति में कुछ भूमि काश्तकार के लिए भी छोड़ी जाए। मतलब अगर भूस्वामी खुद खेती करना चाहता है तब तो उसको खेत वापस दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में भी वो कुछ भूमि काश्तकार के लिए भी छोड़ेगा, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। अब बात करते हैं चकबंदी की। तो किसी भी किसान की बिखरी हुई जोत किसको बोलते हैं? यानी खेत को एकत्रित कर देना ही चकबंदी है। जैसे मान लीजिए आपके 10 खेत हैं, कोई 4 किलोमीटर इधर साइड है, कोई उधर साइड है 5 किलोमीटर, तो ऐसे में क्या है, इन 10 खेतों को इकट्ठा एक जगह कर देना ही चकबंदी कहलाती है। तो यूपी में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1954 आया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अन्य सुधार। तो अन्य सुधारों में क्या क्या हुआ? जैसे तकनीकी सुधार, कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया गया और बेहतर सिंचाई व्यवस्था की गई, जिससे कि कृषि में व्यापक सुधार आए। जैसे कि आपको पता है कि 1966-67 में आपकी हरित क्रांति चलाई गई थी, उसमें ही इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया था और कृषि में एक अच्छा खासा चेंज देखा गया था। देखते हैं आगे उद्योगों के बारे में। अब
उद्योग के बारे में देखते हैं। आज़ादी के बाद देश की औद्योगिक स्थिति लचर स्थिति में थी, यानी कि जब आज़ाद हुआ था हमारा देश 1947, उस समय उद्योग बिल्कुल ही बेकार स्थिति में थे। तब जाकर के पहली औद्योगिक नीति आई थी 6 अप्रैल 1948 को। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई, तो 6 अप्रैल 1948 आप लगाएंगे। और ये किसके द्वारा लाई गई थी, तो उस समय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं के द्वारा ये औद्योगिक नीति लाई गई थी। इस नीति में उद्योग को 4 प्रकार में बांटा गया था, यानी कि जो उद्योग थे उनके 4 प्रकार बताए गए थे, तथा कुटीर और लघु उद्योग राज्य को सौंप दिए गए थे। यानी कि जो छोटे उद्योग हो गए और आपके जो कुटीर उद्योग थे ये राज्यों को दे दिए गए थे। आगे देखते हैं। तो ये द्वितीय औद्योगिक नीति ये आई थी आपकी 30 अप्रैल 1956 को। तो इस औद्योगिक नीति में क्या था, इसमें तीव्रतम औद्योगिकीकरण के लिए भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। मतलब इसमें जो भारी उद्योग थे उन पर मेन फोकस किया गया था, और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अधिकार सरकार के पास दे दिया गया था। यानी कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कौन करेगा, तो ये फैसला सरकार लेगी। वहीं औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1977 में लघु उद्योगों में उत्पादित होने वाली वस्तुएं लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु उद्योग की वस्तुएं आरक्षित कब की गई थी, तो आप लगाएंगे 1977 में। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए इन वस्तुओं की संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या 850 थी। आगे देखते हैं। औद्योगिक नीति 1989-90 में लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। और लास्ट पॉइंट है हमारा, निर्यात संवर्धन इकाइयों के गठन को अनुमति दी गई थी इसी नीति में। तो दोस्तों ये तो था कुछ हमारा मेन जो हमने देख लिया है 1947 से आपका ये 1991 तक भारत में अर्थव्यवस्था कैसी रही है। तो आज हमने उसके ऊपर चर्चा की है। अब हम इसके बाद में इसके फैक्ट भी लेकर आएंगे, वो फैक्ट जो UPSSC के द्वारा पूछे गए हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको कराऊंगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।